इस तरीके से जो हालात हैं, एक बड़ा दबदबा वहाँ पर रहा कालानी परिवार का भी, परिस्थितियों में सुधार नहीं। भाजपा के भी कैंडिडेट वहाँ पर रहे हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जो है वहाँ पर बदलाव नहीं आया। जो एक इंदिर आहूजा करके है, जो अभी कल ही मैंने देखा, इंटरेस्टिंग बात, बीजेपी ने उनको 2 नंबर व्यापारी का अध्यक्ष भी बना दिया है शायद से। वो भूमाफिया एक सुनील महाराज की जगह हड़प कर रहा था, जिसको हम लोगों ने बचाया और उनके वारिस लोगों को वापस दिलाया। जी। तो ऐसी घटनाएं हो रही थी। आपको लगता है कि ये मांझी नगर सेवक के सपोर्ट के बिना हो सकती हैं? जिस तरीके से जहाँ तक की मेरी स्टडी है, ये जीआर जो है एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है। जिस तरीके से जो है नागरिकों को सिर्फ बताया जा रहा है कि अब आएगा, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, इसके ऊपर बात की जाएगी, ये होगा, वो होगा, सत्ता बदल बदल गई, सभी लोग सत्ता में रह चुके हैं। उल्लासनगर में जिस प्रकार से परिस्थिति है, इसमें सुधार आना काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जगह हमें ये देखने को मिलता है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक काल चल रहा है, प्रशासन को जिस तरीके से काम करना चाहिए, वहां पर भी सवाल या निशान उठ रहे हैं। खास करके टेंडर की प्रक्रियाओं को लेकर जो है काफी विवाद चल रहा है, निधियों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। ऐसे में पूरे शहर में यही परिस्थिति है, लेकिन कई चैनल के माध्यम से आपने उल्लासनगर कैंप क्रमांक 2 के 6 नंबर पैनल की यदि बात सुनी होगी, तो वहाँ की परिस्थिति काफ़ी खराब है। इसके पहले की यदि बात करें तो भाजपा का दबदबा रहा, कालानी परिवार का दबदबा, लेकिन परिस्थितियों में जो है सुधार नज़र नहीं आता। इसके बारे में अधिक जानकारी और चर्चा करने के लिए उसी पैनल के लिए हमारे साथ अजीत माखीजानी जी मौजूद हैं। जिस तरीके से हमने पहली मुलाकात में भी आपको कहा था कि नए चेहरों की जो है लगातार कोशिश रही है कि आने वाले चुनाव में इस बार शिरकत करी जाएगी और जो है चुनाव लड़ा जाएगा ताकि शहर में परिवर्तन हो। आपकी भी कोशिश चल रही है कि पैनल नंबर 6 से जो है तैयारी की जाए। अब समय में जिस तरीके से वो आता है, किस तरीके का पैनल बनता है, किस तरीके की राजनीतिक वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया बनती है, वो तो देखना होगा। लेकिन जानना ये है कि जिस तरीके से जो हालात हैं, एक बड़ा दबदबा वहाँ पर रहा कालानी परिवार का भी, परिस्थितियों में सुधार नहीं। भाजपा के भी कैंडिडेट वहाँ पर रहे हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जो है वहाँ पर बदलाव नहीं आया। जो परिस्थिति है वो बहुत बद से बदतर है। शहर के दूसरे इलाकों की यदि बात करें, 4 नंबर हो गया या 3 नंबर के कुछ ऐसे भी इलाके हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ काम हुआ है, लेकिन ये पैनल जो है पूरी तरीके से अभी भी पिछले समय के हिसाब से ही नज़र आता है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपकी तैयारी है वहाँ पर और लगातार आपका जो है मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से जो कि चीज़ें आप बताते हैं, शहर में भ्रष्टाचार को लेकर, टेंडर को लेकर, जीआर की प्रक्रिया को लेकर और वहीं पैनल से तैयारी करना, तो आप किस तरीके से इस पैनल को देखते हैं? कुणाल जी, लगभग 2.5 साल हुए हैं। ओमी कालानी जी ने मुझे बोला, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आओ। मैं वैसे ओमी जी के साथ रहता था, लेकिन बैक ऑफिस का काम जिसे बोलते हैं, मेरा काम वो रहता था। मैं अपना बिजनेस भी देखता था, ओमी जी का बिजनेस, और बैक ऑफिस में पॉलिटिकली जुड़ा हुआ था। लेकिन लगभग 2.5 साल से, जैसे पहले इलेक्शन आने वाली थी, तभी से ओमी ओमी जी ने मुझे बोला, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए और जहाँ से आप रहते हैं, वहाँ से आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कीजिए, जो खेमानी पे पैनल नंबर 6 वार्ड नंबर 35 है। मैं पहले वार्ड नंबर 35 की आपको बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने 2.5 साल वर्किंग देखी, पहले तो वो वार्ड में मैंने जैसे देखा, लीकेज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हद से ज़्यादा सफाइयाँ नहीं थी। हाँ, आपने पहले बात कही कि कालानी के टाइम पे वहाँ पे विकास नहीं हुआ, वो एकदम सरासर गलत है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी मेन सड़कें हैं 6 नंबर पैनल की, वो पूरी सीमेंट ब्लॉक बनी हुई हैं। वहाँ पे यात्री गार्डन कालानी की देन है। जो पैनल नंबर 6 में मैक्सिमम काम किए हुए हैं, जो पुराने काम किए हुए हैं, अभी तक वैसे ही बहुत अच्छे से बने हुए हैं। हाँ, लेकिन नगर सेवक जो पिछले माजी नगर सेवक थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए फंड का मिसयूज करके उल्टा वो तोड़ के ऊपर-ऊपर से बनाए हैं, जो बार-बार वापस से खराब हो रहा है। तो ये सब समस्याएँ थी, उसके साथ एक किस्म की दहशतगर्दी भी थी। सरकारी प्लॉट हड़पना, पेड़ कटिंग की घटनाएँ सबसे ज़्यादा पूरे 6 नंबर पैनल में है, लेकिन हमारे 35 वार्ड में कुछ ज़्यादा ही थी। मेरे आने के बाद लीकेज आप देखेंगे, पहले आप खेमानी रोड पे जाएँगे, हमेशा आपको पानी-पानी दिखता होगा। मेरे आने के बाद वो बहुत कम हो गया है। पूरी तरह से मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन मैक्सिमम कंट्रोल वो सब चीज़ों पे आया है। उसका क्रेडिट
मैं इसके लिए लेना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब काम मैंने ही करवा दिए, क्या करवा दिए, लेकिन एक जो होता है ना, हमारा बार-बार हैमरिंग, एक किस्म का सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा हुआ होता है, तो लोग सँभल के काम करते हैं, वैसे ही मेरा ऑफ़िस वहाँ पे खुला हुआ है, जो दिन में 12 घंटे चालू रहता है, मैं भी 1 से डेढ़ घंटा वहाँ पे रोज़ देता हूँ। तो ये सब नतीजा उन चीज़ों का है। पूर्व नगर सेवक भी थोड़ा काम पे लग गए और जो अपनी अभी तो 2 साल से समझो कॉर्पोरेशन के हाथ में है, वो भी अधिकारी लोगों का हमारा रेगुलर कुछ न कुछ कम्युनिकेशन चालू रहता है। लेटर्स कम से कम 2 फाइल मेरे पूरे इतने भर चुके हैं लेटर्स के साथ, जो मैं रेगुलर कम्युनिकेशन करता हूँ, जो उनके फ़ॉलो अप करता हूँ। यहाँ तक कि मैं आमदार साहब को भी लेटर लिखते रहता हूँ, उनसे भी कम्युनिकेशन करता हूँ, उनसे भी फ़ोन पे बातचीत करता रहता हूँ, कमिश्नर से भी बातचीत करता रहता हूँ कि ये ऐसा-ऐसा हमारे इधर हो रहा है। तो अब भी वो सब चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत कंट्रोल में है। दहशतगर्दी की बात करूँगा, दहशतगर्दी मतलब ऐसी-ऐसी जगह पे हमारे वार्ड में जुआएँ खेलते थे लोग। कुछ तो माजी नगर सेवक के एकदम क्लोज़ हैं, बिंदास जुआ खेलते थे। कहाँ पे भी दारू वगैरह पीना ये वो सब चालू था। 1-2 जगह तो ऐसी भी हैं, अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग वगैरह तो नहीं है, ना ही मैं ऐसी सब चीज़ें करता हूँ। लेकिन ऐसे-ऐसे जगह पे आप हमारे वार्ड में आओगे, ऐसे-ऐसे जगह पे जुआएँ चलती थी, वो सब बंद हो चुकी हैं। अभी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमारे आने के बाद हमारे वार्ड में नहीं रहती है। अभी रही बात सरकारी प्लॉट हड़प करने की, ट्री कटिंग की, वो बंद हो चुकी है 100%। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले ही एक इंदिर आहूजा करके है, जो अभी कल ही मैंने देखा इंटरेस्टिंग बात बीजेपी ने उनको 2 नंबर व्यापारी का अध्यक्ष भी बना दिया है शायद से। वो भूमाफिया एक सुनील महाराज की जगह हड़प कर रहा था, जिसको हम लोगों ने बचाया और उनके वारिस लोगों को वापस दिलाया। जी। तो ऐसी घटनाएँ हो रही थी, आपको लगता है कि ये माजी नगर सेवक के सपोर्ट के बिना हो सकती हैं? किसी भी और ऐसे जो अपने आप को दबंग मानते हैं, उनके आशीर्वाद के बिना ऐसी सब चीज़ें होना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कोई भी बाहर का आदमी इधर आगे टियर गेटर बनाएगा या और कोई कंस्ट्रक्शन करेगा तो उनको अलाउड ही नहीं है। माजी नगर सेवक के लोग ही वहाँ पे बनाएँगे। पिछले 5 सालों में मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप माजी नगर सेवक से पूछिए, 5 सालों में उनके कार्यकाल में उन्होंने कौन से काम किए हैं और उसके बाद जो 2 साल अभी हो चुके हैं, महानगर पालिका जो फंड देती है वो माजी नगर सेवकों को ही देती है, उनके लेटर पे इनको फंड्स मिलता है। आमदार साहब उनके हैं, उनको फंड्स देते रहते हैं। जितने के फंड्स हैं, मेरे पास पूरी आरटीआई निकाल के रखी है, मेरी पूरी तैयारी चालू है। उन्होंने 2-3 अगर समाज मंदिर बनाए हैं, उनको रिपेयर का खर्चा किया तो मैं आपको समाज मंदिर में लेके जाऊँगा। एक भी समाज मंदिर बरोबर से बना हुआ नहीं है, वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन उनके लिए कितने फंड्स निकले हैं, वो सब रिकॉर्ड मेरे पास है। और रही बात समाज मंदिरों की, तो हमने बीच में वो भी पकड़ा था, वहाँ पे डांस क्लासेस चल रहे थे, उनसे ऑफिशियली पैसा ले रहे थे। अभी ये हमारे आने के बाद ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे बंद हो चुकी हैं, वहाँ पे ऐसी अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये जो नगर सेवक है, जो जनता है वार्ड की, जनता की वार्ड की जनता कि हमारा पक्ष कारपोरेशन में कोई रखेगा, वो नगर सेवक का काम होता है। उसके लिए जनता चुन के भेजती है, लेकिन नगर सेवक अपने आप को राजा समझने लगते हैं और पब्लिक के दिमाग में भी यही डाल देते हैं कि हम लोग राजा हैं। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है हमारे वार्ड में, सिर्फ टियर गेडर बने हैं, आरसीसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस बनी है। नगर सेवक से लास्ट टाइम किसी मीडिया कर्मी ने पूछा था कि ऐसी-ऐसी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने बोला ये तो कारपोरेशन का काम है। मुझे बहुत हँसी आई, तो फिर जनता ने आपको वहाँ पे क्यों बिठाया? लीगल कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, टियर गेडर करने के लिए ही सिर्फ जनता ने आपको चुन के भेजा है, बाकी आप वार्ड का विकास नहीं करोगे, बाकी आप काम नहीं करोगे। ठीक है, अभी आने वाले चुनाव में जनता बरोबर जवाब देगी। अजीत जी, जिस प्रकार से यदि बात करें तो पैनल नंबर 6 में खेमानी परिसर का, शहर में जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है धोखाधड़ी इमारतों का, तो संख्या है जो है सबसे ज़्यादा उसी परिसर में है। और आपको भी कई बार मैंने जो है मुलाकात इंटरव्यू के दौरान सुना है कहते हुए कि लाइक जीआर के विषय में काफ़ी चर्चा की जाती है, जीआर के विषय में हर जगह पे जो है सवाल किए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जहाँ तक कि मेरी स्टडी है, ये जीआर जो है एक राजनीतिक स्टंट हो रहा है, जिस तरीके से जो है नागरिकों को सिर्फ बताया जा रहा है कि अब आएगा,
इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, इसके ऊपर बात की जाएगी, ये होगा, वो होगा, सत्ता बदल बदल गई, सभी लोग सत्ता में रह चुके हैं। राष्ट्रवादी की बात करें, बीजेपी की बात करें, अभी शिंदे गढ़ भी आ चुका है, उनके भी सीएम जो है बैठ चुके हैं, लेकिन किसी भी तरीके का जो है काम नहीं हो रहा है। हाल ही में जो है एक प्रस्ताव पास किया गया था विधानसभा में, वहां पर सीएम की सिग्नेचर होनी बाकी है, लेकिन वो सिग्नेचर नहीं हो पा रही है। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है जीआर के मुद्दे को लेकर। आपके परिसर में सबसे ज्यादा धोखादायक इमारतों का है, और आपने जिस तरीके से कहा टेयर कटिंग की भी बड़ी तादाद वहां पे हो रही है, तो इन सब चीजों को लेकर लीगल एक्शंस क्यों नहीं किए जाते, लीगल पेपर वर्क क्यों नहीं जाता, न्यायालय की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? अभी हमारे आपने बरोबर बोला, 5 बिल्डिंग कम से कम डिमोलिशन हो चुकी है हमारे वार्ड की, और ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अभी जो बिल्डिंग्स बनी है उनकी तो लाइफ रहती है, आगे चल के उनको भी ये देखना पड़ेगा। तो अभी जो मेरी कोशिश है कि जो बिल्डिंग बन सकती है, अभी जीआर का तो जिस हिसाब से वर्किंग चल रही है, आमदार साहब के जैसे जवाब आ रहे हैं, प्रकाश कोकरेजा ने जो बोल दिया जीआर भूल जाओ, नहीं आएगा। तो समझो जीआर नहीं आया, हम लोग कौन सी बिल्डिंग कैसे बचा सकते हैं, उनका पेपर वर्क हम लोग कैसे सीधा कर सकते हैं, कौन सी बिल्डिंग को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, वो पूरी वर्किंग मेरी पूरी वार्ड में चालू है। अभी भी जो रजिस्ट्रेशन का जीआर आया है, स्टैंप ड्यूटी का सॉरी, जो जीआर आया है, उस पे मेरी पूरी पूरी वर्किंग चालू है। रेगुलर मेरे से कम 15 से 20 लोग वार्ड वाले मिलते हैं, किनके पेपर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, स्टैंप ड्यूटी बढ़ सकते हैं, किनके नहीं कर सकते हैं, वो पूरी मेरी वर्किंग चालू है। उनको मेरी तरफ से पूरी पूरी सपोर्ट है। उनको जितनी बिल्डिंग्स हो सके, अभी मैंने कुछ बिल्डिंग्स अपने वार्ड में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के दी हैं, और भी मेरी ऐसी कोशिश है। बिल्डिंग वालों के जो आपस में मसले होते हैं, कोई मेंबर नहीं मान रहा है, शॉपकीपर्स और रेसिडेंट्स वालों की आपस में नहीं लगती हैं, उनका भी कोऑर्डिनेशन करवाने की मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं, उनको समझाता हूं कि अगर आप लोग आपस में नहीं समझे तो जैसे दूसरी बिल्डिंग्स है वैसे होगी। और बाकी तो मशहूर है, जो माजी नगर से वक्त अभी भी अगर कोई बिल्डिंग डिमोलिशन होगी तो उनकी कमीशन फिक्स रहती है। ऐसे बिल्डिंग वालों को भी पता है कि बिल्डिंग टूटे या कोई घर बने, विदाउट माजी नगर सेवक कमीशन के माथा टेकने के बिना कोई भी काम वार्ड में नहीं होता है। तो वो जो परिस्थिति है वो लोगों के माइंड से निकालनी है अपने को। और ऐसे नहीं है कि सब बिल्डिंग्स नहीं बन सकती है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि सब बिल्डिंग्स बनेंगी, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स विदाउट जीआर के भी बन सकती हैं। कुछ मेजरमेंट पहले समझो, 10,000 स्क्वायर फुट बनी हुई है तो 8,000 बनेगी, 7,000 बनेगी, लेकिन पप्पे वर्क में अगर आप उनको हेल्प करोगे तो डेफिनेटली वो बिल्डिंग बनेगी। और मैं जितनी हो सके उतना मैक्सिमम उनको पेपर वर्क करके देता हूं, ऐसे बोलता हूं आपको जिससे भी बनाना है आप बनाओ, लेकिन कम से कम पहले अपने पेपर वर्क सीधा करो। जिस तरीके से बिल्डिंगें बनाने या फिर उसको रिपेयर या फिर उसको जो है फिर से रिकंस्ट्रक्शन की बात कर की जा रही है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कई धड़ल्ले से वहाँ पे बिल्डिंगों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। फिर उसमें यदि जिस तरीके से आपने कहा कि स्थानीय जब पूर्व नगर सेवक रहे या फिर वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियों से रहे, तो वो उसके ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे। फिर यदि बात करें वो उनकी भी, तो उनकी तरफ से भी वही जो है निर्माण कार्य किया जा रहा है। आपकी भी पार्टी के यदि लोगों से बात करें तो उनका भी नाम आता है कि कहीं न कहीं निर्माण कार्यों में हाथ है। तो इन चीज़ों को एक जगह पे विरोध करना, फिर एक जगह पे जो है यही चीज़ें हमारे लोग से ही करना, तो इसके ऊपर क्योंकि देखिए, अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो शुरुआत घर से करनी होगी। अगर हम घर से ही वो दिक्कतें करेंगे, तो उसकी जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावटें आती हैं। और फिर राजनीति में ऐसा होता है कि यदि अपने वरिष्ठों ने एक बार कुछ कह दिया, तो आपकी जो पूरी क्षमता है वो कहीं न कहीं मात खा जाती है, हमें वो नहीं करना पड़ता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करती हैं, सब पार्टियों के लोग करते हैं। लेकिन कब तक? कब तो ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए, जिसको जनता भी समझनी चाहिए। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपके इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरे एक के बस की बात नहीं है, ये टीम वर्क है। जो नए लोग, नए सोच वाले लोग आएँगे, ना सिर्फ हमारे पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के भी, जो अगर ऐसे लोग आएँगे, ऐसे 10 से 15, अभी 78 प्लस 5 काफ्ट हैं, 10 से 15 लोगों की भी अगर टीम बन गई ना, तो ऐसे कोई भी काम आपको नहीं दिखेगा। ये आपस में सब साठ-गांठ, कोई कोई किस पार्टी का है, क्या साठ-गांठ चलती है, क्या करती है, वो मेरी पूरी प्रैक्टिकल स्टडीज़ हो चुकी हैं। तो
वो सिर्फ अपना बिजनेस करने आए हैं। इलेक्शन लड़ने का इनका मतलब ही एक है कि हमारे को सिर्फ धंधा करना है, धंधा करो, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि रीडेवलपमेंट में स्कोप है। अगर मैंने पेपर वर्क बिल्डिंग का किसी का सीधा कर दिया, मैं बिल्डिंग लाइन में भी हूं, और वो बिल्डिंग वालों ने ही बोला आप बनाओ, तो उससे मेरी इनकम भी जनरेट होगी और वार्ड का काम भी होगा। ऐसे सोच वाले लोग आगे आने चाहिए कि आप उनके बिल्डर के पेपर भी सीधे करो, और भले आपको अगर आपको बोलते हैं कि बिल्डिंग बनाओ, आप मार्केट रेट से उनको कम रेट में अगर बना के दोगे तो आपको काम देंगे। ये भी तो एक तरीका है कमाने का। मैं टीयर गेडर क्यों बनाऊं, मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों बनाऊं, ये भी स्कोप है कमाने का, आप उधर भी कमा सकते हो। आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल, तू और मैं की लड़ाई में जनता जो है कहीं ना कहीं विश्वास खो चुकी है। जनता को जो है सटीक तरीके का कोई कैंडिडेट नहीं समझ में आता। इसके बाद ये होता है कि जब चुनाव आते हैं तो वही रिपीटेशन में वो लोग आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कहना ये रहता है कि कोई नहीं है जो ठीक तरीके से काम करेगा तो चलो इन्हें ही दे देते हैं, तो रिपीटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो शहर को आगे जाना चाहिए तो वो जो है भविष्य के और पीछे चला जाता है, 10-12 साल पीछे चला जाता है। ये जो है नजारे मैंने शहर में देखे हैं। तो शहर की जनता को किस तरीके से जो है विश्वास में लाया जाएगा, किस तरीके से कोशिश की जाएगी, क्योंकि बातें सभी करते हैं लेकिन काम जो है पेपर वर्क से लेके कहीं पे भी नहीं होता। देखिए, जनता को विश्वास में अगर लाना है, जनता के बीच में जाके ना सिर्फ बातें पर ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूं। अगर मैंने बोला है कि कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जैसे हमारी टीम ओमी कलानी ने नया ग्रुप बनाया है, आप देखोगे मोस्टली यंगस्टर्स हैं, हम लोगों ने वो टीम का नाम भी दिया है न्यू विजन ऑफ ओमी कलानी। सब अपने अपने वार्डों में एक्टिव हैं। भले हम लोग अभी देखा जाए तो हम लोग अपोजिशन में हैं, हमारे को कोई फंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, क्या भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, जो जरूरतें होती हैं, हम लोगों को सिर्फ ओमी कलानी को फोन करने की देरी होती है, हमारा काम हो जाता है। तो हम लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन जनता का विश्वास हम लोगों ने जीता है। अभी जनता है, वो खुल के सामने कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, कोई डरते हैं, जैसे मैंने बताया स्पेशली हमारे वार्ड में भी दहशतगर्दी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी इलेक्शन लगेगा, 24 में लगेगा या 25 में लगेगा, जनता बरोबर से जवाब देगी और फिर हम लोग वापस इंटरव्यू करेंगे। राजनीतिक दबदबे में है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से शहर में परिस्थिति है, हालात है, देखिए हर पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई होती है, कार्यकर्ता नाराज रहते हैं, नाखुश रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को उसका भुगतान करना पड़ता है अगर वो पार्टी को छोड़ के या फिर अपने जो उनको दी गई है, पोस्ट दी गई है, उसे छोड़ के चले जाते हैं। आप जो तैयारी करेंगे तो आपका मुकाबला भी जो है भारतीय जनता पार्टी से रहेगा। समय में सत्ता के होते हैं या सत्ता से विरोध होते हैं या फिर किस तरीके से होते हैं, वो तो आने वाला समय रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या परिस्थिति उनकी आप देखते हैं, किस तरीके से उनका माहौल है? केंद्र में तो दबदबा है, राज्य में भी दबदबा है, शहर की परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से आप अभी राजनीति को देख रहे हैं, राजनीति में उतरे हैं, तो भाजपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने शहर की राजनीति के लिए बात करना चाहूंगा। बीजेपी का यहाँ पे कोई भी दबदबा नहीं है। 2017 में अगर ओमी कालानी उनके साथ गठबंधन में नहीं आते, तो ये जो सपना था बीजेपी का, वो हमेशा के लिए महापौर बनने का सपना ही रह जाएगा। अभी भी वैसे ही सिचुएशन है। ओमी कालानी की वजह से उनका महापौर बनना था। गुटबाजी कितनी है, क्या है, वो मेरे से ज्यादा आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि बीजेपी में कितनी गुटबाजी है, क्या है। हम लोग उन बातों पे ध्यान नहीं देके, पप्पू कालानी जी हमें सिखाते हैं बेटा आप अपनी लाइन बढ़ाओ, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं आप उस पर ध्यान नहीं दो। बीजेपी पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे को अपनी लाइन बढ़ानी है। और ओमी कालानी का भी जो विजन है कि ये बार नए चेहरे में मैक्सिमम लाऊंगा, और जो कारपोरेशन में है वो आप चेंजेस देखोगे, नए चेहरों के साथ ही हम लोग आगाज करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ते अरिजीत अजीत माखीजानी थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हालात है, जो परिस्थिति है, ये कहीं न कहीं भुगतान है शहर की जनता को, जिसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है माजी नगर सेवकों की वजह से जो वहाँ पर रह चुके थे। तो आने वाले समय में परिस्थितियों में बदलाव की जो बात की जा रही है, इसको देखना काफ़ी दिलचस्प होगा किस तरीके से इसमें परिवर्तन नज़र आता है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया। ठीक है?